गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेडिकल हब। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम लॉ को आल्सो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इससे पहले आने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, लास्ट तक वीडियो को देना और अच्छे से समझना इसकी डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस लॉ के अबाउट के क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लॉ को देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था गोल्डबर्ग और पीटर वेग। ठीक है, गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग। ठीक है, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने ये ला दिया। ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम का ला है, रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई होता है। ठीक है, और जो इनका ईयर था वो कौन था 1864 में ये ला दिया। अब आते हैं इस ला को क्या कहा जाता है और कैसे दिया। ठीक है, ये ला था इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ी है लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो इक्विलिब्रियम के अंदर हमने जो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पढ़े हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो भी इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, उनके फैक्टर्स वगैरह को जब क्लासीफाई करते हैं या उसके अबाउट जब कोई जनरलाइजेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ला दिया, तो उस ला को कहते हैं इक्विलिब्रियम का ला या लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, अब ये ला है तो ला की क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। अब इस स्टेटमेंट क्या कहता है ये ला, तो ये ला कहता है जो रेट है हमारा रिएक्शन का, जो हमारा रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्टिव मास के। ठीक है, ये हो गया इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट कि एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं कि एक्टिव मास कौन सा, रिएक्टेंट वाला या प्रोडक्ट वाला। तो हम ये कहेंगे कि ये रिएक्टेंट के एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन कह सकते हैं, रेट ऑफ द सब्सटेंस जो रिएक्ट हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट के एक्टिव मास से प्रोपोर्शनल। अब आते हैं कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास क्या होता है उस पर मैं आपको थोड़ा बताऊँ। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास मतलब कि वो मास या वो जो रिएक्टेंट के अंदर जो मास है या वो मतलब कि सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि पार्टिसिपेट हो, मास विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करे, जो सब्सटेंस या जो रिएक्टेंट के जो भी मास है उसको हम कहेंगे एक्टिव मास। और एक्टिव मास को जनरली हम किससे जो इससे शो करते हैं, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब होगा। तो ये देखो, मोल पर डीएम क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक किस्म की कंसंट्रेशन है। तो एक्टिव मास इज अ कंसंट्रेशन, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब में, मतलब सब्सटेंस अपान लीटर में, सब्सटेंस अपान लीटर कह सकते हैं या कोई भी। तो ये कंसंट्रेशन है एक किस्म की। अब आते हैं कि ये कंसंट्रेशन को हम कैसे शो करें। सपोज करें कि कोई भी हमें दिया हुआ है कि सपोज है कि 8 ग्राम हमारा है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम है, तो इसका एक्टिव मास क्या होगा। तो इसका एक्टिव मास देखो, हमें पहले इसका मोल निकालना है। तो मोल हमारा क्या होगा, गिवन मास अपान इसका मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 8 है, मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो इसका मोल कितना निकला, 4 निकला। तो हम कह सकते हैं 4 मोल पर डीएम क्यूब। जितने भी डीएम क्यूब हो गए उसके हिसाब, अगर 2 डीएम क्यूब है तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका हो गया एक्टिव मास फिलहाल पर डीएम क्यूब के हिसाब से। तो ऐसे हम कहेंगे कि एक्टिव मास इज अ कंसंट्रेशन विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, या ऐसा मास जो पार्टिसिपेट हो रिएक्शन के अंदर, ये होते हैं हमारे एक्टिव मास। और जनरली इसको हम जाहिर करते हैं किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट अगर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास है। अब आते हैं कि ये जो ला दिया है, इसकी ला की जो है हमारी स्टेटमेंट तो समझ आएगी। अब आते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या कहती है और इसके अंदर कौन से कांस्टेंट यूज होंगे और कौन से क्या होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि ला की स्टेटमेंट के अंदर तो इसका कांस्टेंट यूज किया है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ला। तो इक्विलिब्रियम ला का जो कांस्टेंट होगा उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम आते हैं कि डिराइव करें कि डेरिवेशन कैसी है, डेरिवेशन क्या कहती है। देखो, हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम के अंदर जो ला है ये कौन से रिएक्शन पर अप्लाई होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन पर होता है, इरिवर्सिबल पर अप्लाई नहीं होता। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो भी है डेरिवेशन करने के लिए हमें कांस्टेंट की यूज होती है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उसके अंदर जो फॉरवर्ड भी होंगे और बैकवर्ड भी होंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन को लेते हैं। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि ए प्लस बी, ये हमारा फॉरवर्ड, तो ये हमारा हो गया रिवर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे ए प्लस बी जो कि हमारा है रिएक्टेंट है, तो वो बन रहा है सी प्लस डी के अंदर बन रहा है। सपोज करें हमारा ए प्लस बी जो बन रहा है वो सी एंड डी में बनता है। अब इसके पीछे जो इसका कोई भी कोफिशिएंट अगर यूज़ करना चाहो तो वो हम कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारा जो जनरल रिएक्शन हमने लिया है,
वो जनरल रिएक्शन के तहत हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो जनरल रिएक्शन में a प्लस बी सी प्लस डी में बन रहा है। तो अब देखो इससे पहले हम कोई भी कोएफिशिएंट लगा लेते हैं, m इसका n इसके x और इसका y। सपोज करें कोई भी कोएफिशिएंट, ये हमारा जनरल रिएक्शन, इसको हम ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि रेट जो है हमारा वो फॉरवर्ड देखेंगे। तो फॉरवर्ड के अंदर हमारा रेट है, उसकी कैसे बनता है, उसका लॉ जो है वो कैसे ड्राइव होता है, या उसकी इक्वेशन हमें कैसे मालूम होती है। तो फर्स्ट जो है हमारा रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि a प्लस बी किस में बनता है, c और d में बनता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें क्या मालूम हुआ कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो कौन सा है, a प्लस बी है। तो हमने जो इक्वेशन में पढ़ा, जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, वो क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम रिएक्टेंट का एक्टिव मास लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रेट है, ठीक है, जो फॉरवर्ड का है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, हमारा एक्टिव मास किसका है, ए और बी का। तो हमारा कौन सा, ए और बी हमारा, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट है ए एंड बी। तो ए, अब जो हमारा इसका जो कोएफिशिएंट है ना, वो कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है कि कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये बी आ गया हमारा, और एन इसका पावर है बी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट फॉरवर्ड। अब आते हैं कि रेट हमारा जो बैकवर्ड है, रेट जो है हमारा बैकवर्ड, जो हम अगर कह सकते हैं बी, रेट बी अगर कहें, रेट बैकवर्ड है। तो रेट बैकवर्ड का मतलब है सी और डी किस में चेंज हो रहे हैं, ए और बी में। तो इसका मतलब है सी एंड डी से यहाँ पर क्या होंगे, रिएक्टेंट हो गए। अगर बैकवर्ड की बात करें तो ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। तो हमें रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट कौन से लेंगे, सी, और सी का एक्टिव मास जो है इसके ऊपर एक्स आएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट एक्स है, और डी का कोएफिशिएंट कौन सा है हमारा, वाई है। तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया सिंप्लीफाई बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने लिखा, ठीक है। तो गाइस हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है उसकी मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब है कि रेट जो हमारा फॉरवर्ड है और रेट हमारा जो बैकवर्ड है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल आया, तभी जाके हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो हमें पता है कि हमारा जो रेट फॉरवर्ड था वो क्या आएगा, क्या था हमारा, तो वो हमारा था रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, एक्टिव मास कौन से, एक्टिव मास ए और बी जो, और रेट जो बैकवर्ड है वो हमारा किसके था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट सी, ठीक है, जिसके पावर एक्स था, और रेट डी जिसका पावर वाई था। अब देखो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट, ये हमारा जो प्रोपोर्शनल जो है, हमारा प्रोपोर्शनल की निशान है जो है साइन है, इसको हम ख़त्म करने के लिए हमारा जो है रूल है कौन सा है कि हम यहाँ पर कांस्टेंट देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको कांस्टेंट की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर K1 देंगे। रेट फॉरवर्ड की हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये से कह सकते हैं K1, ठीक है, ए पावर एम और बी पावर, ठीक है, एन इज इक्वल टू, इसका जो है प्रोपोर्शनलिटी है वो है K2। तो रेट बैकवर्ड का K2 है, और ये C पावर X एंड D पावर Y हो गया। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि जो ये हमारा एक्सचेंज करते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी को एक्सचेंज करते हैं कि K1 इस तरह, K2 यहाँ पर आ गया, K1 अपन K2 हो गए, और ये जो है वो उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे C पावर X एंड D पावर Y डिवाइडेड बाय ये A और B वहाँ पर चलेंगे, A पावर M एंड B पावर N। ये हो गए हमारे सिंप्लीफाई, थोड़ा हमने किया। अब यहाँ पर आपको याद करना है कि A पावर और K1 पावर K2, इसका मतलब है कि कांस्टेंट कौन सा, रिएक्टेंट वाला कांस्टेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन का है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। इसका मतलब है कि रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है Kc के बराबर। और Kc को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के लिए यूज़ होगा, और ये सिर्फ किसके लिए यूज़ होगा, ये होगा फॉरवर्ड के लिए यूज़ होगा, और ये यूज़ होगा किसके लिए, बैकवर्ड। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू, अब देखो C और D, हमने जनरल रिएक्शन कौन सा लिया था, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस D। तो यहाँ पर हमारा C एंड D क्या था, प्रोडक्ट था, ये हमारा था रिएक्टेंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे कह सकते हैं हम कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के क्या, एक्टिव मास प्रोडक्ट का और एक्टिव मास किसका, रिएक्टेंट का, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा Kc के। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि कैसे हम Kc और Kp का ड्राइव करते हैं। तो ये डेरिवेशन होगी हमारी Kc और Kp। अब आते हैं कि हमने Kc को क्या कहा था कि Kc बराबर है K1 अपान K2 के। तो यहाँ से हम K2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर ऐसे करें तो K1 अपान Kc, और हम यहाँ पर K1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ऐसे करें Kc इंटू K1, Kc इंटू K2।
तो ये फार्मूले आपको याद होने कि आपको फॉरवर्ड का कांस्टेंट मालूम हो सकता है, बैकवर्ड का कांस्टेंट मालूम हो सकता है और केसी का भी कांस्टेंट मालूम हो सकता है। ये 3 जो फार्मूले में सर, तो केसी को डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखाएंगे कि केसी को कैसे मालूम करें, रेट के इक्विलिब्रियम लॉ के तहत कैसे मालूम करें। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पर आते हैं केसी का को कुछ यूनिट की तरफ तक केसी क्या। अब देखो प्रोडक्ट है हमारा कौन सा, एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का क्या होता है हमारा यूनिट, मोल पर डीएम क्यूब होता है। इसका भी मोल पर डीएम क्यूब और इसका भी मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि ये भी एक्टिव मास है, मोल पर डीएम क्यूब। तो देखा जाए कि ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि नो यूनिट हम ऐसे कह सकते हैं कि केसी का कोई यूनिट नहीं हो सकता, बट यूनिट हो भी सकता है। बट क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर इसका पावर 2 है और इसका पावर नहीं है तो इसका कोई ना कोई यूनिट हो गया। तो ऐसे कह सकते हैं बट हैव यूनिट भी हो सकता है, बट मे बी यूनिट कह सकते हैं हम कि अगर यूनिट हो सकता है, मे बी यूनिट। और यूनिट जो होगा वो मोल पर डीएम क्यूब होगा। अब मोल स्क्वायर पर डीएम क्यूब 6 डीएम पावर 6 या मोल क्यूब डीएम पावर 9 ऐसे हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो है पावर कितना, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा मिल जाएगा। ये होते हैं केसी। अब केसी हो गए। अब केसी जो होता है वो यूज़ किसके लिए होता है, ये आपको याद रखना है। केसी जो यूज़ होता है वो गैसेज और लिक्विड दोनों के लिए यूज़ होता है। केसी गैसेज एंड लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर मोर एक्यूरेटली हम गैसेज के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, फॉर गैसेज के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, केसी की जगह पे हम क्या करते हैं, केसी की जगह पर हम कहते हैं केपी यूज़ करते हैं। केपी का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के हिसाब से। गैसेज का पार्शियल प्रेशर होता है, तो केसी की जगह पर हमने केपी यूज़ करते हैं। तो सिर्फ दोनों की बात सेम है, सिर्फ इसका यूनिट जो होगा, क्योंकि हमारा प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है। तो जो हमारी इसकी केपी की वे यूनिट होंगे वो एटीएम होगा, एटीएम स्क्वायर होगा, एटीएम पावर 3 होगा, एटीएम पावर 4 होगा, ETC एटीएम में हम लेंगे। केसी का जो हमारा केपी का होगा वो, तो केसी की जगह पे हमने केपी करना है, ठीक है। तो हम जनरल रिएक्शन में अगर कहेंगे कि यहाँ पर अगर हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिया तो यहाँ पर भी हम ऐसे कहेंगे कि जो कोई भी रिएक्शन है यहाँ पर अगर केपी मालूम करना है तो हमने ऐसे करना है कि पावर जो है हमारा कौन सा प्रोडक्ट कौन सा था, सी और डी था। तो हमारा प्रोडक्ट सी और डी का मतलब है तो पार्शियल प्रेशर सी का, ठीक है। पावर कौन सा था हमारा, पावर हमने एक्स लिया था। और पार्शियल प्रेशर कौन सा, डी का, पावर हमने वाई लिया था। और उसके बाद जो रिएक्टेंट है उसका क्या है, पार्शियल प्रेशर हमारा ए का, जिसका पावर हमने क्या लिया था, एम लिया था। और पार्शियल प्रेशर बी का, जिसका पावर हमने एन लिया था। तो ये सिंप्लीफाई, पी का मतलब है पार्शियल प्रेशर। तो ये हमारा इसका मतलब हो गया ये किसके लिए, गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए सिंपली हम ऐसे यूज़ करेंगे। और इसका यूनिट सिर्फ किस में होगा, एटीएम में यूनिट होगा, मगर उसका यूनिट किस में होगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब एटीएम और मोल पर डीएम क्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर गैस का होता है ना, गिवन टेम्परेचर पर, यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, एट गिवन टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हम कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर लेते हैं फॉर गैसेस के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको केसी और केपी के जो रिलेशनशिप बताऊँगा, और रिलेशनशिप के बाद केसी और केपी के फार्मूलेज और उसके जो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम बताऊँगा। जुड़े रहिए मेडिकल आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।